बोलिए कालका माता की जय। बोलिए कालका माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय जस्टिस श्रीवास्तव जी, हमारे मित्र त्रिपाठी जी, मंच पे उपस्थित वरिष्ठ जन एवं सामने संतजन, भाइयों बहनों, साथियों, आज का जो कार्यक्रम विश्व हिंदू महासंघ ने किया है और जो मुझे गुरुदेव का आदेश हुआ कि मैं भी इस पे अपनी बात रखूं, तो सबसे पहले तो मैं गुरुदेव को बधाई देता हूं कि आपने ऐसे समय में जहां इसकी बहुत अति आवश्यकता थी इस विषय पे चिंतन करने की, मनन करने की, उस पे आपने दिल्ली के मुख्य स्थान पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम रखा है। ये कार्यक्रम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सोशल मीडिया में समस्याएं रोज दिख रही हैं, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है इसमें से जितने लोग हैं सब लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं। अगर फेसबुक ट्विटर पे नहीं भी हैं तो व्हाट्सएप पे है ही हैं, व्हाट्सएप से मैसेज आता रहता है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पे बंगाल में क्या हो रहा है, असम में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, सबको पता है। जो चीज़ें पहले कभी असम बंगाल के बॉर्डर पे हो रही थी, असम के बॉर्डर पे हो रही थी, वो उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली और हरियाणा तक पहुंच चुकी हैं। जो कभी चीज़ें कश्मीर में हो रही थी वो राजस्थान में हो रही हैं, महाराष्ट्र में हो रही हैं और गुजरात में भी हो रही हैं। तो इसका मतलब भारत का कोई ऐसा राज्य बचा नहीं है जहां पे वो विचारधारा, चरमपंथी विचारधारा अपना प्रभाव जमाने की कोशिश नहीं कर रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये समस्या आज की है, लेकिन मेरा ऐसा व्यक्तिगत मत ये है, और आप भी अगर विष्णु पुराण पढ़ेंगे और विष्णु पुराण नहीं पढ़ सकते तो विष्णु पुराण धारावाहिक है, BR चोपड़ा साहब ने बनाया था, उसको एक बार देखिए ज़रूर। अगर आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे या विष्णु पुराण धारावाहिक देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि आतंकवाद और मतलब ये समस्या, दो संस्कृतियों के बीच में जो टकराहट है वो आदिकाल से है। एक संस्कृति क्या रही? वसुधैव कुटुंबकम, नारी तू नारायणी, सबका साथ सबका विकास, विश्व बंधुत्व, समता समानता समरसता, एक ऐसी सोच रही। दूसरी सोच रही एको हम द्वितीयो नास्ति। इन दो सोच के बीच में जो टकराहट है आज से नहीं है, आदिकाल से है। पहले युद्ध होते थे, देव दानव के बीच में युद्ध होते थे कि नहीं होते थे भाई? जरा बोलिए जरा। देखिए पहले तो लगातार बोलते जाइए, भोजन किए हैं इसलिए लगातार बोलते रहिए, और हम भाषण नहीं देते, हम संवाद करते हैं, इसलिए हम जब भी कुछ कहें तुरंत उसका रिस्पॉन्स करिए। देव दानव के बीच में लड़ाई होती थी कि नहीं? मानव राक्षस के बीच में लड़ाई होती थी कि नहीं? ये उसी का नया वर्जन चल रहा है। इसलिए आप अगर ये सोचते हैं आतंकवाद, मजहबी उन्माद, कट्टरवाद ये नई समस्या, तो नई समस्या नहीं है, आदिकाल से है। और मैं रिपीट कर रहा हूं, विष्णु पुराण नहीं पढ़ सकते तो विष्णु पुराण धारावाहिक देखिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है। BR चोपड़ा ने बनाया था, महाभारत के बाद बनाया था, उसको देखिए। इनफैक्ट जो महाभारत में नीतीश भारद्वाज ने भगवान कृष्ण का रोल किया है, वही उन्होंने उसमें परशुराम जी का रोल किया है उस धारावाहिक में, आप देखिए उसको। अब बात आई कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि समस्या सबको पता है। घुसपैठ है, धर्मांतरण है, जिहाद है, रोहिंग्या घुसपैठ है, बांग्लादेशी घुसपैठ है, मजहबी उन्माद है, भेष बदल के जाल बिछाना है, नाम बदल के जाल बिछाना है, कपड़े बदल के जाल बिछाना है, तिलक लगा के जाल बिछाना, अलग अलग तरीके की समस्या है। इसका समाधान क्या है? इसके रूट का एनालिसिस करते हैं। मैं इंजीनियर बनने के, वकील बनने के पहले गुरुदेव में इंजीनियर था। मैंने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के वकालत किया क्योंकि मुझे लगा इंजीनियर जिंदगी भर इंजीनियर रह जाऊंगा, शायद समाज के लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दिया। मैं मारुति में था, गुड़गांव में, जहां मारुति कार बनती, इसी में था मैं। तो वहां चूंकि जापान के लोग के साथ मैं काम करता था, जैपनीज में बड़ी अच्छी बात है, वो हर समस्या की रूट का एनालिसिस करते हैं। जैसे मारुति में एक प्रैक्टिस है, अगर मशीन खराब हो गई तो तुरंत मशीन ठीक नहीं करना है,
पहले उसकी वाई वाई एनालिसिस करनी है। मशीन क्यों खराब हुई? ऑपरेटर ने कोई गलती किया, या इसका जो रॉ मटेरियल है वो गड़बड़ है, मैन गड़बड़, मेथड गड़बड़, मशीन गड़बड़, क्या गड़बड़? पहले उसको एग्जामिन करो, उसके बाद फिर प्रॉब्लम ठीक करो। और एक प्रॉब्लम अगर दोबारा आ गई तो समझो नीचे से ऊपर तक सबकी पेशी, प्रॉब्लम रिपीट नहीं होनी चाहिए। जापान में शांति का मूल कारण यह है कि जापान में हर समस्या की रूट का एनालिसिस करते हैं। सामाजिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, अपराध की समस्या हो, किसी भी समस्या हो, वह समस्या पे चर्चा नहीं करते, समस्या के मूल कारण पे चर्चा करते हैं, मूल और उस समस्या की जड़ पे जाके इलाज करते हैं। इसलिए वहां सड़क बार बार नहीं टूटती, वहां एक्सीडेंट बार बार नहीं होता। जहां पे अगर गलत टर्न से एक बार एक्सीडेंट हो गया, दोबारा एक्सीडेंट नहीं होगा। उस सड़क को इस तरीके से बना देंगे, वहां एक्सीडेंट होगा ही नहीं। ये प्रैक्टिस है वहां की, इसलिए वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ड्राइवर बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आपकी गाड़ी खराब हो, इंजन घटिया हो, टायर ट्यूब घटिया हो, पुराना हो, आपकी यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? जोर से बोलिए पीछे वाले। ड्राइवर घटिया हो, गाड़ी, ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी घटिया हो, यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? डॉक्टर अच्छा हो, दवा घटिया हो, बीमारी ठीक हो सकती है क्या? मिस्त्री अच्छा हो, सीमेंट बालू घटिया हो, घर सुरक्षित बन सकता है क्या? जोर से बोलिए। उसी तरीके शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा तब तक राष्ट्र सुरक्षित नहीं हो सकता। आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। भारत में राजतंत्र नहीं है। जहां राजतंत्र हो वहां राजा अच्छा हो, व्यवस्था अच्छी अपने आप चलेगी। लेकिन जहां कानून का राज हो, भारत में क्या है? कानून का राज है ना। किसी व्यक्ति का राज है क्या? नहीं। किसका राज है? और वो कानूनी घटिया है। तो जब कानून का राज है और कानूनी घटिया है तो राज घटिया होगा कि नहीं होगा? बहुत अच्छा ड्राइवर हो, गाड़ी घटिया है, बात खत्म हो गई। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हमारे साथ में हमारे गुरुदेव इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज श्रीवास्तव साहब भी बैठे हैं। बहुत कुछ मैं इनसे सीखता रहता हूं। इनका एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, उस पर तो खुद ही बताएंगे। वो 2007 का है। बहुत सारे जजमेंट उनके लैंडमार्क हैं, लेकिन मुझे 2 जजमेंट उनके बड़े फेवरेट लगते हैं, लेकिन उसके बारे में खुद ही चर्चा करेंगे। मुझे तो जो टॉपिक दिया गया मैं उस पर बात कर रहा हूं। तो बार बार मैं कहता हूं, और एक एयरपोर्ट बनाने में 50,000 करोड़ खर्च होता है। ध्यान से समझिए, एक एयरपोर्ट बनाने में कितना खर्च होता है? मुश्किल से 5 करोड़ लोगों को फायदा होता है। एक कानून बनाने में 1 करोड़ भी खर्च नहीं होता, और 150 करोड़ लोगों को फायदा होता है। मानते नहीं मानते? इस देश में हम ड्राइवर बदलते रहे, ड्राइवर बदलते रहे, ड्राइवर बदलते रहे। हमने गाड़ी बदलने की बात ही नहीं किया। हम डॉक्टर बदलते गए, डॉक्टर बदलते गए, डॉक्टर बदलते गए। दवा बदलने की हमने बात ही नहीं किया। मिस्त्री बदलते गए, सीमेंट बालू पुराना वाला चलता रहा। इसलिए मैं आज समस्या पे चर्चा नहीं करूंगा, समस्या के मूल कारण और अस्थायी समाधान की बात करूंगा। चलो घुसपैठ की बात कर लेते हैं। मेरी 2017 से मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि भारत में एनआरसी लागू करो, घुसपैठियों को पहचानो, घुसपैठियों को निकालो, घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करो, इनको बाहर करो। 2017 से, जब 2017 में मैंने पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो मैंने बाकायदा एफिडेविट देके कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। अभी तो 2022 चल रहा है, अभी तो कुछ और भी आ गए, और जो यहां हैं बड़ी स्पीड के साथ जनसंख्या विस्फोट भी कर रहे हैं। तो जो 5 करोड़ थे वो 105 करोड़ हो चुके हैं। थोड़ा इधर बंद करा दीजिए भैया, आवाज आ रही। घुसपैठ का मूल कारण समझते हैं आप? ये घुसपैठिए घूस दे के आते हैं।
क्या दे के आते हैं? घूस दे के आधार बनवाते हैं। जोर से बोलिए, क्या दे के बनवाते हैं? राशन कार्ड कैसे बनवाते हैं? वोटर आईडी कैसे बनवाते हैं? बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाते हैं? पासपोर्ट कैसे बनवाते हैं? तो घुसपैठ का मूल कारण क्या हुआ? घूसखोरी। घुसपैठ का मूल कारण क्या हुआ? अरे जोर से बोलो, समझ नहीं आई? घूसखोरी। तो जब तक घूसखोरी नहीं बंद होगी, घुसपैठ बंद ही नहीं हो सकती। और इसका मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। सर्बानंद सोनोवाल जो असम के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। एक उन्होंने कानून को चैलेंज किया। उस कानून को चैलेंज करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, असम में घुसपैठियों को पहचानो। असम में एनआरसी, उसको एनआरसी तो नहीं कहेंगे चूंकि राज्य में पहचाना जा रहा था, असम में घुसपैठियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले राउंड में 45 लाख घुसपैठिए पहचाने गए। कितने? इसी बीच उनमें से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए, प्लान्ड वे में सुप्रीम कोर्ट आए, क्योंकि थोड़ा उनको टाइम चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट आए, 2-4 एग्जांपल दे दिया, भाई देखो फला जगह घुसपैठ, फला जगह ये तो घुसपैठिया था ही नहीं लेकिन इसको बना दिया, ये घुसपैठिया था ही नहीं इसको बना दिया। और ये सब करने में 2 साल बीत गया। इस बीच घुसपैठियों ने 2000 रुपए दे के आधार, 2000 रुपए दे के राशन कार्ड, 2000 रुपए दे के बर्थ सर्टिफिकेट, 2-3 हजार रुपए दे के ड्राइविंग लाइसेंस और 2-3 हजार रुपए दे के वोटर आईडी में नाम। सारे घुसपैठियों ने 5-6 कागज बनवा लिए। जब एनआरसी शुरू हुई असम में तो कौन आता है? लेखपाल, पटवारी, यही तो आते हैं घर घर। जब वो आए रजिस्टर मेंटेन करने, उन्होंने फिर दिमाग लगाया, फिर वही काल खेला। प्रति घुसपैठिया 2-2 हजार रुपए लेखपाल पटवारी को दे दिया। लेखपाल और पटवारी बड़े चालाक, उनको लगा कि असम के लोगों का भी नाम रखूंगा और घुसपैठियों का नाम भी रजिस्टर में जोड़ दूंगा, जिससे पैसा लिया हुआ है, फिर तो असम की जनसंख्या बढ़ जाएगी। उन्होंने दिमाग लगाया। वो दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में जोड़ते थे, उतने असम वालों का नाम निकाल देते थे। जिससे पैसा लिया उसका नाम रजिस्टर में जोड़ दिया। अब असम के लोग क्यों पैसा देंगे? भाई आप लोगों के पास कोई रजिस्टर लेके आए, चाहे वोटर आईडी का कोई, आप पैसा दोगे क्या? नहीं दोगे। तो जो वास्तव में यहाँ के नागरिक, उन्होंने पैसा ही नहीं दिया। उन्होंने अपने आप को बैलेंस करने के लिए, सेफ करने के लिए जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ा, उतने भारत के लोगों का नाम निकाल दिया, जिससे कि टोटल पॉपुलेशन बैलेंस रहे। तो जब कंप्लीट रजिस्टर बना तो पता चला घुसपैठिए भारतीय बन गए और भारत के लोग घुसपैठिए हो गए। यह दुष्परिणाम है भ्रष्टाचार का। यह दुष्परिणाम है भ्रष्टाचार का। जितनी गौ तस्करी होती है पैसे दे के होती है। अभी एक बीएसएफ के कमांडेंट के यहां 20 करोड़ रुपए मिला है, ईडी ने छापा मारा, 20 करोड़ रुपए मिला है। बीएसएफ का कमांडेंट गौ तस्करी करवा रहा था। कड़वी सच्चाई बोलना पड़ेगा, वो बीएसएफ का हो कोई हो, अगर जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है तो गद्दारी कर रहा है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा भ्रष्टाचार है। सबसे बड़ा खतरा। सरकारें केवल 2 चीज के लिए काम कर रही हैं, या तो वोट के लिए काम कर रही हैं, या तो नोट के लिए काम कर रही हैं। वो काम कर रही हैं जिससे वोट बढ़ेगा, वो काम नहीं कर रही हैं जिससे वोट घटेगा। वो कानून बना रही हैं जिससे वोट बढ़ेगा, वो कानून नहीं बना रही जिससे वोट घटेगा। बड़ी क्योंकि अच्छा उनकी मजबूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली चुनाव जीतना है, तो ये पॉलिटिकल पार्टियों की मजबूरी है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि समस्या की चर्चा करके समस्या का इलाज नहीं हो सकता। हमें उसके जड़ में जाना पड़ेगा। आप जितनी समस्याओं के जड़ में जाइए, आपको दो ही मूल कारण मिलेंगे, या तो भ्रष्टाचार या जनसंख्या विस्फोट। ये जो छुटभइये नेता हैं, जो जाति के आधार पर लोगों को भड़काते हैं, दलित बनाम संवर्ण करते हैं,
अगड़ा बनाम पिछड़ा करते हैं, ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय करते हैं। क्यों करते हैं? जरा जब बताइए क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? वोट के लिए। वोट क्यों? और वोट क्यों चाहिए? जीतने के लिए। और जीतना क्यों चाहते हैं? और सत्ता क्यों चाहिए? सेवा के लिए चाहिए, मेवा के लिए चाहिए। सत्ता किस लिए चाहिए? तो अब आप ये बताओ, अगर इस सत्ता को नो प्रॉफिट नो लॉस बना दिया जाए, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाए, तो आएंगे क्या? भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाए गुरुदेव, जाति का जहर बोने वाले खत्म हो जाएंगे। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाए, भाषा के आधार पे कौन लड़ाता है? नेता। आपस में कोई दिल्ली वाला तमिलनाडु वाला आपस में लड़ता है क्या? कौन लड़ाता है? नेता। क्यों लड़ाते हैं? सत्ता के लिए। सत्ता क्यों चाहिए? जोर से बोलो। मेवा के लिए। क्षेत्र के आधार पे कौन लड़ाता है? क्यों लड़ाते हैं? वोट क्यों चाहिए? सत्ता क्यों चाहिए? बस अल्टीमेट बात वहीं पहुंच गई, मेवा पे। बात कहां पहुंची? बस क्योंकि आज की डेट में राजनीति सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। 5 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ कमाओ 5 साल में। इतना बड़ा धंधा कोई और है क्या? शेयर वेयर में भले शेयर मार्केट में 5 करोड़ लगा कोई 50 करोड़ कमा ले तो कमा ले, नहीं मुझे लगता बाकी और कोई बिजनेस है उसमें घाटा भी होता है। लेकिन यहां पक्का है कि 5 करोड़ लगाया तो 50 करोड़ मिलेगा। इतना फायदेमंद धंधा है क्या कोई? जोर से बोलो भाई। अब ये ठीक कैसे होगा? कानून बनाना पड़ेगा। कैसे ठीक होगा? कानून। मैंने अभी कुछ दिन पहले इंडियन पिनल कोड, सर श्रीवास्तव सर, जैसे अपना इंडियन पिनल कोड है ऐसे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड है। तो मैं भारत के इंडियन पिनल कोड और अमेरिका के फेडरल पिनल कोड को कंपेयर कर रहा था कि उस अपराध में यहां कितनी सजा है और वहां कितनी सजा है। इंडियन पिनल कोड में किडनैपिंग करने पे मैक्सिमम 7 साल की सजा है। कितनी सजा है? फेडरल पिनल कोड में अमेरिका में किडनैपिंग करने पे मिनिमम 50 साल की सजा है। और यहां एक आदमी को किडनैप करो तो भी 7 साल, 2 को किडनैप करो तो भी 7 साल, 3 को करो, 5 को करो 7 ही साल है। कितना होगी मैक्सिमम? वहां 1 को करो 50 साल, 2 को करो 100 साल, 3 को करो 150 साल, 4 को करो 200 साल। अब बताओ अमेरिका में कोई किडनैप करने की हिम्मत करेगा? यहां पे शारदा स्कैम हुआ, नारदा जी चिटफंड बना बना के लोग स्कैम करते रहते हैं ना। किसी को सुना आपने चिटफंड वालों को कभी किसी को 10-20 साल सजा हुई हो? सबसे बड़ा चिटफंड तो सहारा ने बनाया था, कहां हुआ? मैक्सिको में एक आदमी ने चिटफंड बना के सर 16,000 लोगों को लूटा था। चिटफंड कंपनी बना के 16,000 लोगों को उसने पैसा लेके गमन कर दिया। ध्यान से सुनो, उसको सजा हुई है 1,71,078 ईयर की। कितनी हुई है? 1,41,078 साल की। वो जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन सजा ऐसा देते हैं कि खौफ रहे मन में। जब उदयपुर वाला कांड हुआ, कन्हैया वाला, तो मैं कंपेयर कर रहा था कि इंडियन पिनल कोड में इसको कितनी सजा होगी और अमेरिका में ये काम करता। अगर ये कन्हैया की हत्या अमेरिका में होती तो मारने वाले को क्या सजा होती। तो पता चला कि फेडरल पिनल कोड के हिसाब से कन्हैया के हत्यारों को 550 साल सजा होती। कितनी सजा? क्योंकि हमारे यहां एक धारा है 302, पति पत्नी का मर्डर कर दे 302, पति पत्नी का कर दे 302, भाई भाई का मर्डर कर दे 302, सड़क पे जा रहे और रोड रेज हो जाए 302, गाड़ी टकरा के एक दूसरे को मार दो 302, छुरे से काटो 302, हलाल करके काटो तो भी 302, टुकड़े टुकड़े करके काटो 302, बोटी बोटी करके काटो, सब में 302। हमारे पूरब में कहते हैं सब धान 22 पसेरी। पूरब वाले जानते हैं सब धान। यहां एक धारा है 302, हत्या के बाद वही लगेगा। फेडरल पिनल कोड में मर्डर की धारा अलग है, रियॉटिंग की धारा अलग है,
बुचरिंग की धारा अलग है, मैनस्लॉटर की धारा अलग है, हेट क्राइम की धारा अलग है, टेररिज्म की धारा अलग है। इफेक्ट सारा मरना ही है, अलग अलग धारा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो समस्या भारत में है, अगर वो अमेरिका में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, तो क्यों? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा अच्छे हैं? जोर से बोलिए जरा। क्या सिंगापुर के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा अच्छे हैं? तो जो चीज भारत में हो रही है वो अमेरिका या सिंगापुर में क्यों नहीं होती है? अंतर क्या है? कानून का अंतर है, कानून का। जिसमें से लोग गूगल करने वाले हैं, जरा देखिए। कभी कभी मैं ट्वीट भी डालता भी रहता हूं। जैसे अभी अमेरिका में एक आदमी ने एक शर्ट चुराई थी तो 5 साल की सजा हुई, उसने दूसरी शर्ट भी चुरा लिया तो उसको 20 साल की सजा हुई है, क्योंकि उसने शर्ट को दोबारा चुरा लिया। तो कितने साल को हुई? कितने साल को हुई? तो हमारे देश में 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, किसी को 7 साल की भी नहीं हुई। 1,86,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ था, किसी को 7 साल की नहीं हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ था, उस कोयला घोटाले में शामिल कोयला सचिव गुप्ता जी को 3 साल की सजा हुई है। अमेरिका में 2 शर्ट चुराया था, 20 साल के बाद छूटा है।